अगले प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1/2 इंटू 1 माइनस 1/8 प्लस 1 इंटू 3/1 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5/8 इंटू 16 इंटू 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे भी पद हैं अनंत तक। इसका मान है 1/वर्गमूल 5। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यह मान करके चलेंगे कि माना कि श्रेणी 1 ऋण 1/8 धन 1 गुना 3/8 गुना 16 ऋण 1 गुना 3 गुना 5/8 गुना 16 गुना 24 का योग 1 प्लस एक्स का पावर n है। यह हम मान करके चलेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर n ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको आगे पद मिलते हैं। तो इन दोनों श्रेणियों में दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करेंगे। तो आपको मिल जाएगा nx इक्वल टू -1/8। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर nx है और यहाँ पर -1/8 है और यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 है और यहाँ पर आपको यह पद मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है और n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 1 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 16। माना यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को भाग देते हैं समीकरण 1 के वर्ग से। तो आपको मिल जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 16 इंटू 8 का स्क्वायर। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 और ये n और इसका एक घात का n कैंसिल हो गया बटे 2n बराबर 1 गुना 3/2। घात 2 है 8 में और यहाँ पर एक घात कैंसिल और फिर ये 8 दूनी 16 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 1 गुना 3/2। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 3n या फिर 2n इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू -1/2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, n का मान है ऋण 1/2 x बराबर ऋण 1/8। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1/4। तो n का मान मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। तो इसका मतलब ये कि इस प्रकार हम 1 प्लस एक्स का पावर n, यहाँ पर x के स्थान पर आप 1/4 लिख सकते हैं और n के स्थान पर ऋण 1/2 लिख सकते हैं। तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा 5/4। देखिए इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 5/4 और इसका घात है ऋण 1/2। तो इसे आप 4/5 का घात 1/2 लिख सकते हैं। अंश को हर में और हर को अंश में बदलेंगे तो ये घात जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। 1/2 का मतलब है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल ये। तो इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो पद है 1 -1/8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 16 एंड सो ऑन,
इसका योग हमने माना था 1 प्लस एक्स पूरे का घात n। यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1/2 गुना 1 ऋण 1/8 धन 1 गुना 3/8 गुना 16, और फिर इस तरीके से ये अगला पद अनंत तक, और ये है 2/2 वर्गमूल 5 था, तो ये दोनों का गुणा जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/वर्गमूल 5, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस 3x पूरे का घात 1/2 और 1 माइनस 2x पूरे का घात 1/3 के प्रसार में प्रथम 3 पद लिखिए। तो चलिए प्रथम 3 पद हम लिखते हैं। 1 प्लस 3x का पावर यहाँ पर 1/2 है, और फिर ये 1 माइनस 2x और पूरे का पावर में है 1/3। तो इसका मतलब ये कि इस पद का विस्तार और इस पद का विस्तार दोनों का गुणा करेंगे, और गुणा करके थोड़ा सरल करेंगे, और फिर उससे हमको प्रथम 3 पद मिल जाएंगे। और हमेशा घातों के बढ़ते हुए क्रम में हम पदों को लिखते हैं। तो पहले पद का जब आप विस्तार करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3x प्लस 1/2 और फिर 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3x का स्क्वायर। इस तरीके से आपको पहला पद मिलेगा, और फिर इसी के साथ गुणा में ये दूसरे पद का हम विस्तार लिख रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू माइनस 2x प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और माइनस 2x का घात यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे के पद मिलेंगे। तो यदि आप इसे थोड़ा सरल कर लें, ये जो फैक्टोरियल वाले जो पद हैं इसको सरल करें, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 3/2x माइनस 9/8 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला पद 1 माइनस 2/3x, ये माइनस है तो ये वाला पद जो होगा ये प्लस के साथ आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव के बाद में ये वाला पद नेगेटिव होगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो इस एक का गुणा इस एक के साथ करेंगे तब हमें अचर पद मिलेगा। फिर दूसरा एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो आपको चर पद मिलेगा, और 3/2x का गुणा एक के साथ करेंगे तब आपको चर पद मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से हमने x को वैनिश निकाल लिया, तो ये 3/2 और फिर अगला ऋण 2/3 x, तो ऋण x का घात 2, यहाँ पर ऋण 9/8 है, यहाँ से हमने ऋण x का घात 2 कॉमन ले लिया है, तो 9/8 यहाँ पर मिलेगा। जब इस पद का गुणा आप एक के साथ करेंगे, दूसरा 3/2 x का गुणा आप इस पद के साथ करेंगे तब भी आपको x का घात 2 मिलेगा, और ये 4/9 x का घात 2 का गुणा एक के साथ होगा तब भी आपको x का घात 2 मिलेगा। तो इसको हमने लिखा है 9/8, फिर धन ये 4/9 का गुणा एक के साथ, फिर 3/2 वाले पद का गुणा इसके साथ, तो ये 2/3। इस तरीके से आगे आपको पद मिलेंगे। आगे सरल करते हैं, एक धन इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 9 ऋण 4/3 और ये x, और फिर ऋण 9 नियम 81 और 8 चौक 32 और 6 नियम 72, और ये 72 इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा, और ये x का घात 2। इस तरीके से आगे पद मिलेंगे। इसे और आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 धन 5/6x ऋण 185/72 x का घात 2, और यही 3 पदों तक लिखने के लिए कहा गया था, तो यही इसका उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया गया है यदि 1 प्लस x पूरे का घात n के प्रसार में विषम पदों का योगफल कैपिटल A और सम पदों का योगफल कैपिटल B हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का घात n। यह हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो
द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इसे हम सरल करेंगे। तो आपको पता है कि द्विपद प्रमेय से 1 + x का घात n, इसे पूरे का घात n, तो इसे हम लिखते हैं 1 + nc1x + nc2x² + nc3x³ और इस तरीके से अंत में आता है ncn और x का घात n। तो यहाँ पर कहा गया है विषम पदों का योगफल, विषम पदों का योगफल। विषम पद मतलब पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, इस तरीके से। तो पहला पद है 1, फिर तीसरा पद है nc2x² प्लस nc4x4 एंड सो ऑन। और इसे प्रश्न में कहा गया है कि ये कैपिटल A है। इसी प्रकार सम पदों का योगफल, सम पद अर्थात दूसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से। तो nc1x प्लस nc3x³ प्लस nc5x5 एंड सो ऑन, और इसे कैपिटल B माना गया है। अब चूंकि 1 + x⁴n सम और विषम पदों का योगफल ही आपको मिलेगा a + b, तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब हम देखते हैं कि 1 - x⁴n, इसे आप लिखते हैं 1 - nc1x प्लस nc2x², फिर माइनस nc3x³ प्लस nc4x4 और फिर ये माइनस। तो इस तरीके से ये आप लिखते हैं n-1 पदों तक। यह सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये nc2x² प्लस nc4x4 एंड सो ऑन, फिर ऋण चिन्ह nc1x प्लस nc3x³ प्लस nc5x5, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 - x पूरे का घात n बराबर a ऋण b। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 के संगत पदों का गुणा करेंगे। तब आपको मिल जाएगा 1 - x² और पूरे का घात n बराबर a² ऋण b²। या फिर आप इससे लिख सकते हैं कि a² - b² = 1 - x² पूरे का घात n, और यही हमें सिद्ध करने कहा गया था। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 1 - x पूरे का घात 32 के विस्तार में 3p1वें पद का गुणांक p5वें पद के गुणांक के बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद आपको पता है, द्विपद प्रमेय के प्रसार में हम व्यापक पद कैसे लिखते हैं। तो 1 + x पूरे का घात 32 के प्रसार में 3p + 1वां पद आपको निकालना होगा। तो NCR, तो 32c और R आप लिखेंगे 3p, क्योंकि R + 1वां पद होता है, तो R के स्थान पर आप यहाँ पर 3p लिखेंगे। तो ये मिल जाएगा 32c 3p और फिर x⁴ 3p। इसी प्रकार 1 + x पूरे का घात 32 के प्रसार में p + 5वां पद, तो आप लिखेंगे 32c p4 और x का घात 4। प्रश्नानुसार इसके प्रसार में 3p + 1वां पद का जो गुणांक है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। 1 + x पूरे का घात 32 के प्रसार में 3p +
1वें पद का गुणांक बराबर p प्लस 5वें पद का गुणांक। तो ये जाएगा 32c3p बराबर 32c p⁴। तो पूरक संचय का उपयोग करके इस पद को आप लिख सकते हैं। पहले तो 32c3p बराबर 32c 32 ऋण p ऋण 4। जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32c 28 ऋण p। देखिए ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर 32, यहाँ पर 32, यहाँ पर 3p और यहाँ पर 28 ऋण p। तो आप लिखेंगे कि तुलना करने पर 3p बराबर 28 ऋण p। ये p इधर आकर के जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा 4p बराबर 28। तो यहाँ से 7 चौक 28 होता है, तो आपको मिल जाएगा p बराबर 7। p का मान हमें 7 प्राप्त हो चुका है और यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगले प्रश्न में दिया गया है 1 धन x पूरे का घात 11 के विस्तार में 5वां पद तीसरे पद का 24 गुना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपको व्यापक पद पता है, हम लिखते हैं TR+1 इक्वल टू NCR x का पावर n माइनस r और a का पावर r। पांचवा पद और तीसरे पद की बात की गई है, तो हम पांचवा पद लिखने के लिए लिखेंगे T5 बराबर T4 धन 1 बराबर, चूँकि 1 धन x पूरे का घात 11 है तो n के स्थान पर हम लिखेंगे 11, 11c4 और x के स्थान पर है 1 और इसका घात 11 ऋण 4 और a के स्थान पर है x, तो x का घात ये 4। और T3 निकालना है तो आप लिखेंगे T2+1 इक्वल टू ये हो जाएगा 11c2, 1 का पावर 11 माइनस 2 और x का पावर 2। प्रश्नानुसार यह दिया गया है कि पांचवा पद तीसरे पद का 24 गुना है, तो आप लिखेंगे T5 इक्वल टू 24 इंटू T3। तो T5 ये हो जाएगा 11c4 x का पावर 4 इक्वल टू 24 इंटू 11c 2 x का पावर 2। तो आगे इसको सरल कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा x का पावर 4 और ये नीचे आ जाएगा x का पावर 2 इक्वल टू 24। 11c2 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 और ये 11c4 नीचे आ जाएगा, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस प्रकार जब अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यही हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि 1 धन x पूरे का घात n के विस्तार में 9वें 10वें और 11वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चीज़ें जो दी गई है वह यह कि 1 प्लस x पूरे का घात n के प्रसार में 9वें 10वें और 11वें पदों के गुणांक नौवां पद NC8, 10वां पद NC9 और 11वां पद NC10 यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका मतलब ये कि दूसरा पद ऋण पहला पद आपको मिल जाएगा सार्वंतर और तीसरा पद ऋण दूसरा पद ये भी आपको मिल जाएगा सार्वंतर। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप लिख सकते हैं NC9 माइनस NC8 इक्वल टू NC10 माइनस NC9। तो NCR का फार्मूला आपको पता है, ये मिल जाएगा
ये मिल जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल और n माइनस 9 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल और n माइनस 10 का फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल n 9 और ये n माइनस 9। तो आगे हमें इसे सरल करना है। प्रत्येक पदों के अंशों में दोनों पक्षों पर फैक्टोरियल n कॉमन है। उभयनिष्ठ निकालकर इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा 1/9 और 9 का फैक्टोरियल को 9 गुना 8 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं और n ऋण 9 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार 1 ऋण 8 का फैक्टोरियल और n ऋण 8 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n ऋण 8 और ये n ऋण 9 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/10 और ये 9 का फैक्टोरियल और ये 9 ऋण 10 का फैक्टोरियल, फिर ऋण 1/9 का फैक्टोरियल n ऋण 9 और ये n ऋण 10 का फैक्टोरियल। तो इसके प्रथम दोनों पदों में या लेफ्ट साइड के जितने भी पद हैं इसमें 1/8 का फैक्टोरियल और n ऋण 9 का फैक्टोरियल आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिल जाएगा 1/9 ऋण 1/n ऋण 8 बराबर राइट साइड में जो पद हैं दोनों पद उसमें 1/9 का फैक्टोरियल और n ऋण 10 का फैक्टोरियल हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ये मिल जाएगा 1/10 ऋण 1/n ऋण 9। तो देखिए 9 को आप 9 गुना 8 का फैक्टोरियल 9 को आप 9 गुना 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये जो n ऋण 9 का फैक्टोरियल को n ऋण 9 गुना n ऋण 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। चलिए आगे सरल करते हैं। ये हो गया n ऋण 9 और ये n ऋण 10 का फैक्टोरियल और ये 1, इन दोनों का जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 9 गुना n ऋण 8 और n ऋण 8 ऋण 9 बराबर 1/9 गुना 8 का फैक्टोरियल और ये 9 ऋण 10 का फैक्टोरियल और इसे जब आप सरल करेंगे तो 10 गुना 9 ऋण 9 n ऋण 9 और ये मिल जाएगा n ऋण 9 ऋण 10। तो देखिए ये 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n ऋण 10 का फैक्टोरियल n ऋण 10 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब जो पद बच गए हैं वो ये कि ये 9 है, यहाँ से ये 9 और ये 9 कैंसिल। अब इसके बाद कोई और पद नहीं बचा है सरल करने को, तो चलिए इसे आगे लिखते हैं। n ऋण 17 इसको सरल करेंगे और यहाँ पर n ऋण 9 है और यहाँ पर भी n ऋण 9 है। यहाँ पर ये n ऋण 8 ये बचा हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में n माइनस 19 हो जाएगा और ये 10 केवल बचा हुआ है। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे और हमें एक वर्ग समीकरण मिलेगा, उसे हमें सरल करना होगा। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10 गुणा n ऋण 17 बराबर n ऋण 8 और n ऋण 19। चलिए आगे सरल करते हैं। ये मिल जाएगा 10n माइनस 170 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 8n और 19 और 8 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 152। तो ये एक वर्ग समीकरण है। ये लेफ्ट में जो पद है उसे राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें वर्ग समीकरण मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 332 बराबर 0।
वर्ग समीकरण को आप वर्ग समीकरण को आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर मध्य पद को तोड़कर भी सरल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मध्य पद का विभाजन कर रहे हैं। n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 23n प्लस 332 इक्वल टू 0। यदि प्रथम दोनों पद से आप n कॉमन ले तो मिलेगा n माइनस 14 और अंतिम दोनों पदों से आप 23 कॉमन लेंगे तो मिलेगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों पदों पर n माइनस 14 है, कॉमन ले सकते हैं, ये n माइनस 23 इक्वल टू 0। तो दोनों पदों का गुणनफल शून्य है तो दोनों अलग अलग शून्य के बराबर हो सकता है। तो n इक्वल टू 14 या फिर n इक्वल टू 23 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, माना n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a माइनस b का होल पावर n के विस्तार में पाँचवें और छठवें पदों का योग शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन b इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 5। तो हमें यह पता है कि r प्लस 1 एक व्यापक पद होता है द्विपद प्रमेय के प्रसार में, और इसे हम लिखते हैं NCR x का पावर n माइनस r और a का पावर r। तो यहाँ पर r बराबर 4 रख दें और n तो n के बराबर है, x के स्थान पर आप a लिख देंगे और a के स्थान पर आप माइनस b लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो TR प्लस 1 है इसे हम लिख पाएंगे T4 प्लस 1 इक्वल टू NC4। x के स्थान पर आपको a लिखना है तो ये हो जाएगा a का पावर n माइनस 4 और फिर माइनस b का पावर 4। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा T5 इक्वल टू NC4, a का पावर n माइनस 4 और b का पावर 4। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। फिर से TR प्लस 1 इक्वल टू होता है NCR x का पावर n माइनस r a का पावर r। यहाँ पर यदि आप r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा T5 प्लस 1 इक्वल टू T6, छठवां पद आपको मिल जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं NC5 a का पावर n माइनस 5 और माइनस b का पावर 5। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा T6 इक्वल टू माइनस NC5 a का पावर n माइनस 5, a का पावर n माइनस 5 और b का पावर 5। माना ये समीकरण 2 है। तो हमें यह दिया गया है कि पाँचवें और छठवें पदों का योगफल शून्य है। तो इसका उपयोग करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मान को रख देते हैं और फिर हम आगे सरल करेंगे। चूँकि दिया गया है कि T5 प्लस T6 इक्वल टू 0 तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे NC4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4 माइनस NC5 a का पावर n माइनस 5 और b का पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये जो पद हैं इसे हम पक्षांतर कर देते हैं और हम लिख पाएंगे NC4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4 इक्वल टू NC5 a का पावर n माइनस 5 और b का पावर 5। तो NC4 को आप लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और n ऋण 4 का फैक्टोरियल, और a का घात है n ऋण 4 और b का घात है 4। NC5 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 और ये n ऋण 5 का फैक्टोरियल, और फिर a का घात n ऋण 5 और b का घात 5। तो इसे जब हम आगे सरल करेंगे तो दोनों से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 का फैक्टोरियल और n ऋण 4 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n ऋण 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और a का घात n ऋण 4 और b का घात 4 बराबर 1/5 गुना 4 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, और ये n ऋण 5 का फैक्टोरियल। a का घात n ऋण 5 और b का घात है 5। तो देखिए ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
n ऋण 5 का फैक्टोरियल n ऋण 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ है n-4 और यहाँ पर ये 5। तो आगे इसे सरल करेंगे, इसको हम उल्टा ले लेते हैं। तो ये n-4 और a का पावर n-4 b का पावर 4 इक्वल टू 5 अपॉन a का पावर n-5 और b का पावर 5। इसे जब आप पक्षांतर करेंगे तो n-4 अपॉन 5 इधर आ जाएगा और इस पद को हम अंश में ले जाते हैं। तो a का पावर n-4 b का पावर 4 अपॉन a का पावर n-5 और b का पावर 5। जब इसको सरल करेंगे तो a बटे b आएगा और इस प्रकार आप लिख पाएंगे n-4 अपॉन 5 इक्वल टू a अपॉन 5, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 का घात 1/4 धन 1/3 का घात 1/4 और पूरे का घात n के प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात वर्गमूल 6:1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये दिया गया है कुछ इस तरीके से। का घात n है, तो ये 2 का चतुर्थ मूल है या फिर 2 का घात 1/4, और इसी तरीके से ये 3 का चतुर्थ मूल है या फिर 3 का घात 1/4। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो 2 का घात 1/4 धन 1/3 का घात 1/4 और पूरे का घात n, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 2 का घात 1/4 धन 3 का घात ऋण 1/4 और पूरे का घात n। आपको यह पता है कि x प्लस a का घात n के विस्तार में जो व्यापक पद होता है उसे हम लिखते हैं TR+1। ये होता है NCR x का पावर n माइनस r a का पावर r। यदि यहाँ पर r इक्वल टू 4 रख दें और x का मान 2 का घात 1/4 और a का मान 3 का घात 1/1/4 ये रख दें, तो आरंभ से 5वां पद इसे हम लिखेंगे T5 इक्वल टू T4+1 NCR। तो R के स्थान पर यहाँ पर है 4, तो NC4 x का पावर n माइनस r और x के स्थान पर है 2 का घात 1/4 n माइनस r, तो ये n-4 फिर a का पावर r, तो 3 का घात ऋण 1/4 है और उसका घात जो है ये 4 है। आगे इसे सरल करते हैं। आप इसे लिख सकते हैं NC4, और आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a का पावर n और उसका पावर n होता है, तो ये a का घात m गुना n हो जाता है। तो सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का घात n ऋण 4/4, और इसी तरीके से इसमें सरल करेंगे तो 3 का घात ऋण 1 ये प्राप्त होगा। तो आगे इसे आप लिख सकते हैं NC4 2 का पावर n-4 अपॉन 4 अपॉन 3। अब a प्लस x का पावर n के विस्तार में TR+1 इक्वल टू लिखेंगे NCR। देखिए a के स्थान x के स्थान पर हमने a लिखा है और a के स्थान पर हमने x लिखा है, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा a का पावर n-r और x का पावर r आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप a इक्वल टू 3 का पावर -1/4, x इक्वल टू 2 का पावर 1/4 और r इक्वल टू
4 रखेंगे तब आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। x प्लस a का पावर n के विस्तार में अंत से पांचवा पद ये बराबर होगा a प्लस एक्स का पावर n के विस्तार में आरंभ से पांचवा पद। तो आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 के विस्तार में अंत से पांचवा पद जो है वो इसके विस्तार में प्रारंभ से पांचवा पद होगा। यहाँ पर हमने पदों को बदल दिया है। तो इस प्रकार यदि इसे आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा NC4 3 का पावर -1/4 और इसका पावर में है n-4। इसी तरीके से 2 का पावर 1/4 और इसका पावर 4 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा NC4 3 का पावर 4 - n/4 इंटू 2। अब आगे दिया है कि आरंभ से पांचवा पद और अंत से पांचवा पद दोनों का अनुपात वर्गमूल 6:1 है। दिया है x प्लस a का पावर n के विस्तार में आरंभ से पांचवा पद बराबर बटे अंत से पांचवा पद दोनों का अनुपात दिया है वर्गमूल 6:1। मान हमने निकाला है इसके पहले, ये है NC4, यहाँ पर 2 का घात में है n-4/4 और फिर अनुपात में अंत से पांचवा पद, ये हम लोगों ने निकाला है 3 गुना NC4 और 3 का घात 4-n/4 गुना 2 बराबर वर्गमूल 6:1। तो आरंभ से पांचवा पद जो है वो हमें मिला था NC4 2 का पावर n-4/4/3। ये जो 3 है ये आरंभ से पांचवा पद के अनुपात में था। और फिर अंत से पांचवा पद NC4 इंटू 3 का पावर 4 - n/4 इंटू 2। अब इसे हम सरल करते हैं। तो देखिए ये 3 है और ये 3 है, आधार समान होने पर गुणा करने पर घात जुड़ता है। तो यदि इसे हम सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा NC4 और NC4 कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर है n-4/4 और ये 2 माइनस में आएगा और इसी प्रकार 3 का पावर 4 - n/4 प्लस 1 इक्वल टू √6/1। इसे सरल करने के लिए हम 3 और 6 का गुणा करके इसे पक्षांतर कर देते हैं और यहाँ पर ये NC4 और ये NC4 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का पावर में n-4/4 है और ये 3 का पावर है 4 - n/4 और 3 और 2 का गुणा करके हमने पक्षांतर कर दिया तो आपको मिल गया 6√6। तो यदि इसके क्रम में आप परिवर्तन करें तो ये n-4 हो जाएगा। देखिए ये 2 का घात n-4/4 है और यदि इस 3 को आप अंश में ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। जब घात ऋणात्मक हो जाएगी तो ये ऋण -4 और ये प्लस n हो जाएगा। तो ये n-4/4 हो गया और 6 का पावर ये 1 है और इसका पावर 1/2 है तो 1 + 1/2। 2 और 3 और दोनों के घात समान है तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6 का घात आपको मिल जाएगा n-4/4 और इसको जब सरल करेंगे तो 6 का घात 3/2 आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोनों का आधार समान है और संख्याएं समान है तो घात भी समान हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n-4/4 इक्वल टू 3/2। सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n-4 इक्वल टू 6 और आगे सॉल्व करेंगे
तो मिल जाएगा n इक्वल टू 6 + 4 = 10। तो हमें प्राप्त हो चुका n का मान 10 और यही हमें ज्ञात करना था।